हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, क्या जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के इतिहास से मिटाया जा सकता है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह मुद्दा क्यों उठा, इसके पीछे कारण यह है कि कर्नाटक सरकार ने जो विज्ञापन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जारी किया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था। और इसके बाद में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका नाम डेलिबरेटली हटाया गया है, मैंने जानबूझ करके हटाया गया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पार्टीशन के लिए जिम्मेवार थे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं चर्चा कल करूंगा कि हिंदुस्तान के पार्टीशन के लिए जिम्मेवार कौन थे, इस नेता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि क्या जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के इतिहास से मिटाया जा सकता है या नहीं मिटाया जा सकता है। इस पर मैं आज व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी था। वह हिंदुस्तान के अग्रगणी फ्रीडम फाइटर्स थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वह 9.5 साल तक जेल में बंद रहे थे। हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उसमें उन्होंने एक आधुनिक भारत का ढांचा तैयार किया। वह संविधान निर्माता थे और संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 21 कमेटी जो राजेंद्र प्रसाद ने बनाई थी, उसमें 4 कमेटी के वो चेयरमैन थे। और 1927 से कांग्रेस के वह सोल स्पोक्स पर्सन थे इंटरनेशनल मामले में। इतना ही नहीं, वह एक विख्यात राइटर थे और उन्होंने 3 किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा था। और इसके अलावा सैकड़ों पेपर्स विभिन्न विषयों पर उन्होंने लिखे थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे। एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन असली उनकी भागीदारी असहयोग आंदोलन से शुरू होती है, और जो गांधी जी ने 1920 में जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में चलाया था, और इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली थी। और जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत में इस असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए जोरदार ढंग से प्रयास किया था। और जब गांधी जी ने 1922 के फरवरी महीने में चोरा चोरी कांड होने के कारण से एकाएक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, तो इससे जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा व्यथित हुए थे। उन्होंने और सुभाष चंद्र बोस ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। इसके बाद उन्होंने 1929 में लाहौर में कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित किया था। इसके पहले कांग्रेस का उद्देश्य अधिक से अधिक डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के तर्ज पर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को पूर्ण आजादी से कम नहीं चाहिए, और वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह से विच्छेद चाहते थे। उन्होंने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया और उन्होंने कहा कि जब देश आजाद होगा तो उसके लिए वह एक समानता पर आधारित संविधान बनाएंगे, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, सामाजिक स्वतंत्रता होगी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित किया जाएगा। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्त तरीके से उसका सफल संचालन किया। 1936 और 1937 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और
1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने पेशावर से लेकर ढाका तक कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 11 राज्यों में से 9 राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई। वह एक मास लीडर के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1946 में पुनः वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1937 के इलेक्शन में ही और 1946 के इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके जैसा मास लीडर कांग्रेस में गांधी जी के बाद और कोई दूसरा नहीं है, और जिसका अपील महिलाओं में, नौजवानों में, मुस्लिम में, हिंदुओं में, क्रिश्चियन में, बुद्धिस्टों में, आदिवासियों में सबसे ज्यादा था। दोस्तों, बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू प्रिंसली स्टेट्स में आंदोलन चलाने के लिए जो संगठन बना था, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसके भी अध्यक्ष 1939 में बनाए गए थे। और यह कॉन्फ्रेंस बाद में बहुत जबरदस्त रूप से कामयाब हुआ जब देश को आजादी मिली और इन प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट करने का प्रयास सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन के द्वारा किया गया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिया था, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक बहुत सीमित लोगों के लिए था, उसको एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना दिया। और चूंकि उनका मास अपील ब्रिटिश भारत में कायम हो ही गया था, अब प्रिंसली स्टेट्स जिनकी संख्या कुल 562 थी, उसमें भी धीरे धीरे उनका मास अपील फैल गया था। और इसके कारण से प्रिंसली स्टेट्स में भी बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी प्रभावशील हो गए थे, जो बाद में जब इन प्रिंसली स्टेट्स का हिंदुस्तान में इंटीग्रेशन हुआ तो इन लोगों की जबरदस्त भूमिका थी। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी के द्वारा 1942 में चलाई गई थी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जिसके कारण से उन्हें और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को तत्काल जेल में बंद कर दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू करीब 3.5 साल तक जेल में बंद रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक जबरदस्त फ्रीडम फाइटर थे, और आजादी के संघर्ष के दौरान न केवल उन्होंने बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने, उनकी मां, उनकी पत्नी कमला नेहरू, सभी ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस के द्वारा आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम स्ट्रगल में जबरदस्त भूमिका निभाई थी, और बहुत ज्यादा उन्हें इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ा था। और जवाहरलाल नेहरू करीब 9.5 साल तक इस दौरान, माने 1920 से लेकर 1947 के बीच में जेल में बंद रहे थे, जो सर्वाधिक पीरियड था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और बाद में मुस्लिम लीग ने भी उस सरकार में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, और जिसका अनुमोदन 22 दिसंबर 1946 को किया गया था, और जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान के रूपरेखा पूरी तरह से तय कर दिया, और उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की बात की जिसमें कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, माने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का प्रिंसिपल रहेगा, और जिसका फाउंडेशन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पर आधारित होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएन राव को, एक पूर्व आईसीएस अफसर को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर नियुक्त किया, और उन्हें टास्क दिया गया कि वह
कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करें। और बीएन राव ने 60 देशों की यात्रा करके उनके संविधानों को पढ़कर भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। तो असली माने में देखें तो भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल जो राइटर है, ऑथर है, वह बीएन राव है। 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया, जिसका चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बनाया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस को ब्रूट मेजोरिटी था और जिसके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। तो ड्राफ्ट जो बीएन राव के द्वारा तैयार किया गया था, उसे जनता के समक्ष पेश किया गया, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा उसमें संशोधन किए गए और उसके बाद में कैबिनेट के समक्ष अप्रूवल के लिए लाया गया। और अप्रूवल होने के बाद में उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन के लिए और डिबेट के लिए प्रस्तुत किया गया। डिबेट और डिस्कशन होने के बाद में पुनः उसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और कैबिनेट के मंजूरी होने के बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल हिस्सा बन पाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 21 कमिटीज बनाई गई थी और इन कमिटियों ने ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष अपना अनुमोदन प्रस्तुत किया था। और इन कमिटियों में 4 कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जो अभी 7 शेड्यूल आप भारत के संविधान में देखते हैं, जिसमें कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट का प्रावधान है और जिसमें कि सेंटर को अधिक से अधिक ताकत देने का प्रयास किया गया है, वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो यूनियन कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन पर आधारित है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भारत के इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी थी और उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव रहता है, तो इसीलिए वह एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे। दोस्तों, चूंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय एक छत्र नेता थे, अगर वो नहीं चाहते और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा सुझाए गए अनुमोदन को स्वीकार नहीं करते तो वह आर्टिकल संविधान का हिस्सा नहीं हो पाता। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और एक ब्लूप्रिंट खींच दिया था कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसका रूपरेखा कैसे होगा और भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं होंगी। और दरअसल अगर आप देखें, हमारे संविधान का जो प्रियम्बुल है उसका आधार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है। तो इस तरह से संविधान के निर्माण करने में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, 1947 के 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की आधारशिला रखी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो देश में दंगे भड़क रहे थे पार्टीशन के कारण से, उसको कंट्रोल किया। जो सांप्रदायिक दंगे जगह जगह फैल गए थे और लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा था, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टीशन के कारण से करीब 10 लाख लोगों की जान गई, 90,000 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। तो ऐसी त्रासदी के वक्त जवाहरलाल नेहरू एक आशा की किरण के रूप में उभरे और उन्होंने देश में व्याप्त सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे, इस व्यवस्था का प्रतिपादन किया और जिसमें कि पब्लिक सेक्टर कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यह उनकी मंशा थी। जवाहरलाल नेहरू ने प्लान्ड इकोनॉमी की व्यवस्था किया और जिसमें उनका उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर को अधिक से अधिक तवज्जो दिया जाए और वह कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी को प्राप्त करे।
जिसका कि मुख्य मकसद अधिक से अधिक लोगों का भलाई करना था। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया, जहां माने एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपुल के लिए उन्होंने प्रयास किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय और आज भी हिंदुस्तान में प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सारे जो वाद हैं उस समय में भी व्याप्त थे और अभी भी हैं। इसको नियंत्रित किया जा करके एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग हिंदुस्तानियों में कैसे विकसित हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने वर्षों से चली आ रही सामंतवादी सिस्टम को खत्म कर दिया। 1951 में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लाया, एक स्वतंत्र विदेश नीति को अख्तियार किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने जनता को शासन में भागीदारी देने का कार्य सुनिश्चित किया और सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था, जो बाद में धीरे धीरे और ज्यादा विकसित हुआ है। और अभी जो हम पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं देश में, जिसकी जड़ें मजबूत हो रही है, उसकी आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने 1955-56 में 57 के दौरान स्थापित कर दिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो इसके साथ ही करीब 37 कॉलोनीज भी आजाद हुए 1947 से लेकर 1950 के दशक में। लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ करके सभी देश दोबारा से साम्राज्यवादियों के गिरफ्त में आ गए या वहां पर डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई। लेकिन हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसा देश रहा जहां पर कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत होता रहा। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव कराया, 57 में और 62 में चुनाव कराया। जब उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा किया तो पश्चिमी देश के बहुत सारे राजनीतिक चिंतक उन पर हंस रहे थे कि इतने बड़े देश में चुनाव कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार देने का फैसला किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1935 के एक्ट में भी सिर्फ 16% लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। 1919 के एक्ट के मुताबिक मात्र 11% लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। खुद अमेरिका और ब्रिटेन में सैकड़ों वर्ष उन्हें लग गए वयस्क मताधिकार देने में, और हाल फिलहाल तक ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसी तरह से अमेरिका में निग्रो या ब्लैक लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में आजादी के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने यह सुनिश्चित किया कि चाहे वो ब्राह्मण हो या वो शूद्र हो या किसी भी जाति का हो, अछूत हो, सबको एक वोट का अधिकार होगा। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसको कि आज के लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने यहां के राजनीतिज्ञों को प्रशिक्षित किया, उन्हें बताया कि प्रजातंत्र के क्या मूल्य होते हैं। उनके हजारों लेटर विभिन्न राजनीतिक दलों को और राजनीतिज्ञों को भेजे गए और उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से उन्हें असेंबली का संचालन करना है, पार्लियामेंट का संचालन करना है। खुद जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट के सेशन में कभी भी गैरहाजिर नहीं हुए। वो हर बहस में हिस्सा लेते थे और अपने विरोधियों को सरकार की आलोचना करने के लिए उत्साहित करते थे, क्योंकि उस समय विरोधी दल के सदस्य की संख्या बहुत कम हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू के औरा के समय पर्सनालिटी के समक्ष वो मुखर रूप से कांग्रेस का विरोध नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने विरोधी पार्टी के नेताओं को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि वो सरकार की आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एम्स का निर्माण किया। जगह जगह उन्होंने IITs खोले
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किया। आज जो आप विश्व स्तर पर हिंदुस्तानियों को विभिन्न संस्थाओं में सीईओ के रूप में देख रहे हैं, ये सब बहुत सारे लोग आईआईटीज के प्रोडक्ट हैं, आईआईएम्स के प्रोडक्ट हैं। और इसकी आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उन्होंने 75 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया। उन्होंने भाखड़ा डांगल डैम का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि अब ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ऐसा काम उनके समकालीन पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों के द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने विदेश नीति में पंचशील पर आधारित एक स्वतंत्र विदेश नीति अख्तियार किया। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अख्तियार किया और कोल्ड वार के समय में जब विश्व दो भागों में बंट गया था, एक का नेता सोवियत यूनियन था और दूसरे का नेता यूएसए था, ऐसी परिस्थिति में जबरदस्त दबाव के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अख्तियार किया और ऐसा काम पाकिस्तान नहीं कर पाया और वो सीधे अमेरिका के गोद में जा बैठा और अमेरिका के साथ में मिलिट्री पैक्ट कर लिया। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत विदेश नीति को हिंदुस्तान के समक्ष रखा। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और खास करके बेसिक इंडस्ट्रीज पर जोर दिया और उनका कहना था कि जब तक देश औद्योगिक रूप से मजबूत नहीं होगा, नए नए टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करेगा, तब तक देश आर्थिक रूप से स्वतः निर्भर नहीं हो पाएगा और वह देश अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो डीआरडीओ है, जो इसरो है, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था और भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बाद में बोकारो, इन सारे स्टील प्लांटों का भी फाउंडेशन उन्होंने ही किया था। हालांकि उस समय में हिंदुस्तान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त रूप से प्रभावशाली था कि विभिन्न देशों ने, यथा जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, सोवियत यूनियन ने स्टील प्लांट लगाने में हिंदुस्तान की सरकार को जबरदस्त रूप से मदद किया। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक कोई देश बेसिक इंडस्ट्रीज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक उस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्त रूप से इस पर ध्यान दिया और इसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान में फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दिया था और इंदिरा गांधी के समय में 1966 आते आते उसका रिजल्ट सामने आया और 68-69 में हिंदुस्तान जो एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री था, वह फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री में तब्दील हो गया। और जिस तरह से अमेरिका हम पर दबाव डालता था, वो अब हिंदुस्तान उसके दबाव से बाहर निकल गया, क्योंकि अनाज के मामले में अब हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया था। जवाहरलाल नेहरू ने न्यू कॉलोनिज्म को हिंदुस्तान में आने से रोका। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1947 से लेकर 50 के दशक में 37 से ज्यादा देश आजाद हुए, लेकिन वह साम्राज्यवादी के चंगुल में पुनः फंस गए और वहां पर डिक्टेटरशिप की स्थापना हो गई। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर एमएनसीज, जो न्यू कॉलोनिज्म का ही जनक है, वो प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उस देश के आर्थिक ढांचा को अपने गिरफ्त में ले लिया। लोगों में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने सरकार को पलटने का प्रयास किया और जिसका फायदा वहां के सैनिक तंत्र ने किया और उन्होंने सैनिक अधिनायकवाद को स्थापित किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एमएनसीज को हिंदुस्तान में, अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज को हिंदुस्तान में आने से रोका। हालांकि वो जानते थे कि इसके कारण जो ग्रोथ रेट है वो तेजी से नहीं हो पाएगा और जिसके कारण से हिंदुस्तान का जो शुरुआती ग्रोथ रेट था वो 3 से 4% था और जिसको कि हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि
मल्टीनेशनल कंपनीज और न्यू कॉलोनीज हिंदुस्तान में अपना पैर नहीं जमा पाए। दोस्तों, उस समय में हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत कमजोर था, वो एमएनसी से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हिंदुस्तान में एंट्री नहीं दिया। भले ही हिंदुस्तान का शुरुआती ग्रोथ रेट 3-4% रहा, लेकिन हिंदुस्तान का आर्थिक और राजनीतिक आजादी अक्षुण्ण रहा। अब सवाल उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के इतिहास से मिटाया जा सकता है? मेरा जवाब है कि नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि वह बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। वो फ्रीडम फाइटर थे, वो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, वह आधुनिक भारत के निर्माता थे और 17 वर्ष तक हिंदुस्तान के शासन के सूत्रधार रहे, जिसमें कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया। समग्र मूल्यांकन पे हम पाते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि वो संविधान निर्माता थे, क्योंकि वह देश के संचालक थे और मास लीडर थे। 1962 के चीन युद्ध पहले तक उनको कोई भी नेता चुनाव में या लोकप्रियता में हरा नहीं पाया था। वो एक छत्र नेता थे, जिनके सभा में 1 से 2 लाख लोग दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच जाते थे। गांधी जी के बाद वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने साइंस और साइंटिफिक टेम्पर पर बहुत जबरदस्त रूप से ध्यान दिया, और इसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान 10वें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री पूरे विश्व में है। जीडीपी के मामले में देश 5वें नंबर पर है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हिंदुस्तान अब चीन अमेरिका के बाद 3रे नंबर पर है। साइंटिफिक पूल के मामले में हिंदुस्तान के वैज्ञानिक विश्व के कोने कोने में छा गए हैं, और साइंटिफिक पूल में हमारे देश का नंबर 3रा है। और यह सब तभी संभव हो पाया है जब जवाहरलाल नेहरू ने एक आधुनिक और एक औद्योगिकीकृत भारत की स्थापना किया था। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपना कमेंट्स लिखें। थैंक यू।